Good evening, students and learners. My name is Ravi, and today we will be dealing with a beautiful story, which name is The Last Lesson. The Last Lesson was written by Alphonse Daudet, who was a French novelist, and he was born in 1840. And the setting of the story is around 1870 or 71. At the time, a war was going on between France and Germany. The story has multiple themes like hope, separation, guilt, importance of education, colonialism, and natural growth and freedom, it's etc. So as we proceed in the story, we comes near the perspective of the protagonist and the narrator of the story, whose name is Franz. He tells his one day experience, how his attitude gets changed towards education, and how he comes near the educational activities, and how he understands the importance of education in one's life. The general outline of the story we will discuss now. फ्रांस स्कूल जाने के लिए तैयार है। ये सुबह सुबह का टाइम है, जैसे आमतौर पर बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। सो फ्रांस इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। जैसे ही वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है, देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग अराउंड हिम, एंड नेचुरली ही ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स देम। जैसे बहुत सारी चीज़ों को विटनेस करता है, चिड़ियों का चहचहाना, और जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं, सो मिल आरा मिल जो है, लकड़ी काटने की जो मिल होती है, उसके पास जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्रूशियन सोल्जर्स, तो उनको देखता है, एंड नेचुरली ही गेट्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स दिस एक्टिविटीज़। सो वो स्कूल को एस्केप करना चाहता है। ये उसका यूजुअल बिहेवियर है। और जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाकर के हमें पता लगता है कि फ्रांस एक केयरलेस लर्नर है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है और आम तौर पर स्कूल से गायब रहता है। लेकिन किसी तरह वो अपने आप को रोक लेता है और स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। सो एज सून एज ही रीचेज नियर द टाउन हॉल, ही सीज कि लोगों की एक बहुत भारी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के पास इकट्ठा हो चुकी है, और वहाँ पर कुछ लगा हुआ है। देर इज समथिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड एंड ही वॉन्ट्स टू नो वट वॉज हैपनिंग ओवर देयर। लेकिन एज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, ही हैज़ नॉट मच टाइम, ही एस्केप्स दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन। अब वो स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। In today's era, we have so many technologies, we have so many amenities to connect with the outer world. But at that particular time, the technology was not so much advanced as it is now. So, bulletin board ही एकमात्र ऐसा साधन हुआ करता था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, कि जो भी अच्छी बुरी खबरें लोगों को तक पहुंचानी होती थी तो बुलेटिन बोर्ड का सहारा लिया जाता था, क्योंकि उस समय फ्रांस और जर्मनी के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा था। सो लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द वॉर। अब फ्रांस स्कूल पहुंचता है। चूंकि वो स्कूल के लिए लेट था, वो भागा भागा स्कूल की तरफ जाता है। तो जैसे ही स्कूल की तरफ बढ़ता है, स्कूल के साथ, स्कूल की बिल्डिंग के साथ जो उसके टीचर हैं मिस्टर एम हैमल, उनका गार्डन है, गार्डन के पास वो रुकता है। वो थका हुआ है, हाँफ रहा है। अब जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर करता है, तो उसको बड़ा स्ट्रेंज महसूस होता है कि स्कूल के अंदर देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ नॉइस, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसा बॉइस्टरस एक्टिविटीज़, जैसे कि आमतौर पर स्कूल कॉलेज के अंदर होता है, एक चहल पहल जिसको आप कह सकते हैं, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर होती है। सो एट दैट डे नथिंग वॉज गोइंग ऑन, एंड ही comes in the under the policy that something is wrong. उसको ऐसा लगता है जैसे कि आज कहीं संडे तो नहीं है, क्योंकि कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी। तो उसको भ्रम ऐसा हो जाता है कि कहीं आज संडे तो नहीं है। अब वो जैसे ही खिड़की के पास पहुंचता है क्लासरूम के, वहाँ से वो झांक करके देखता है कि व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही नोटिसेस अ पैक ऑफ द स्टूडेंट्स वर present in the class, and Mr. M. Hamel was pacing to and fro in the classroom. अब यहाँ जो उसके टीचर हैं एम हैमल, उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर के तौर पर दिखाया गया है, जो हमेशा अपने पास में, अपने साथ में एक आयरन का एक
छड़ी टाइप आप कह सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ छड़ी रखते हैं, तो एक रूलर वो अपने पास रखते हैं टू गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स। अब जो फ्रांस है, फ्रांस का होमवर्क पूरा नहीं है। अब होमवर्क क्या था? होमवर्क उसको पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए गए थे द प्रीवियस डे, जो कि वो अपनी आदत के अकॉर्डिंग, चूंकि ही इज़ अ केयरलेस स्टूडेंट एंड ही हैज़ अ ट्रूवन टेंडेंसी, तो उसका होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है। तो डर के मारे वो क्लास के अंदर जाने में हेजिटेट महसूस करता है। लेकिन टू ही सरप्राइज, जैसे वो क्लास के दरवाजे पर पहुंचता है, मिस्टर एम हेमल जो कि बहुत सख्त टीचर हैं, उसको एक पोलाइट मैनर में उसको अंदर बुलाते हैं। उससे कहते हैं कि लिटिल फ्रांस कम इनसाइड द क्लासरूम एंड गेट टू योर डेस्क। फ्रांस को बड़ा अजीब लगता है कि इतने पोलाइट मैनर से आज मिस्टर एम हेमल बात कैसे कर रहे हैं। तो जैसे वो क्लासरूम के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि जो विलेज के एल्डरली लोग हैं, जैसे होज़र है, और भी कई तरह के लोग होते हैं जो एल्डरली लोग होते हैं गांव के, वो वहाँ क्लासरूम पर पिछली बेंच पर बैठे रहते हैं। एंड यूजुअली दैट बेंच, द लास्ट बेंच और द बैक बेंच यू कैन से, इट इज़ यूजुअली एम्प्टी, बट एट दैट डे क्लास पूरी भरी हुई होती है और सभी लोग वहाँ मौजूद रहते हैं मिस्टर एम एमली की क्लास को अटेंड करने के लिए। दूसरी जो एक स्ट्रेंज चीज़ फ्रांस नोटिस करता है वहाँ पर, वो नोटिस करता है मिस्टर एम हेमल का एक अनयूजुअल अपीयरेंस। क्योंकि जिस तरह से वो बन ठन के वहाँ आए रहते हैं, कोट वगैरह पहन के आए रहते हैं, सो दैट वाज नॉट हिज यूजुअल अपीयरेंस, दैट वाज नॉट हिज यूजुअल वे ऑफ कमिंग इन स्कूल। ऐसा वो तभी करते हैं जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, कोई स्पेशल डे होता है, या कोई सेलिब्रेशन का डे होता है। उस दिन वो कुछ स्पेशल वार्डरोब पहन के आते हैं। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल के अंदर उनको देखता है तो उसको काफ़ी बड़ा अजीब लगता है। अब तक फ्रांस को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है कि वो वहाँ चल क्या रहा होता है। अब जैसे ही वो क्लास के अंदर बैठता है, डेस्क में बैठ जाता है क्लास के अंदर, तो धीमे धीमे उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बुलेटिन बोर्ड के पास द थ्रोंग ऑफ द पीपल वाई देवर ओवर देयर, वो वहाँ क्यों इकट्ठा होते हैं उसको पता चल जाता है। उसको ये समझ में आता है कि बुलेटिन बोर्ड पर ये नोटिस चिपकाया गया था कि अब आल्जैक जो फ्रांस टेरिटरी है, अब वो जर्मन टेरिटरी में चला गया है। फ्रांस अपना जो वॉर है वो जर्मनी से हार गया है और ऑल्जैक जो टेरिटरी है वो जर्मन्स के हाथों में चली गई है, और कल से यहाँ पर फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। सो ही कम्स टू नो दैट दिस इज देयर लास्ट लेसन। अब जैसे ही उसको इस बात का पता लगता है, एम हेवल के प्रति जो उसका रवैया था वो बदल जाता है। ही फील्स सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मिस्टर एम हेवल बिकॉज ही हैड बीन टीचिंग इन आल्जैक फॉर 40 years। तो एक एक जुड़ाव वो अपने टीचर से महसूस करता है कि कल से वो क्लास के अंदर दिखाई नहीं देंगे, वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। सो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू मिस हिज टीचर। सभी लोग बड़ी सिंसेरिटी के साथ, बड़े डिलीजेंस के साथ, जैसे जैसे एम एम एल उनको एक्टिविटीज़ देते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लास्ट लेसन उनको पढ़ते रहते हैं। एंड द स्टोरी एंड्स एट अ वेरी पर्टिकुलर नोट। जब दिन में 12 बजते हैं, चर्च की घंटी बजती है, तो ये सिग्नल होता है कि सभी लोग मिड डे प्रेयर के लिए चर्च के अंदर आ जाएं। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मिस्टर एम हेमल क्लास को डिसमिस कर देते हैं विद अ हैवी हार्ट, एंड ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड विव ला फ्रांस इन फ्रेंच, विच मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस। सो दिस वॉज अ स्टोरी। अब स्टोरी के अंदर जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी मल्टीपल थीम्स की, सो वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग दोज थीम्स राइट नाउ। द फर्स्ट थिंग इज गिल्ट। गिल्ट को दिखाया गया है स्टोरी के अंदर दो लोगों के अंदर। पहला तो हम जो नैरेटर है फ्रांस, उसको उसका गिल्ट दिखाया गया है। गिल्ट इस बात का है कि जब उसको पता लगता है कि ये लास्ट लेसन है तो वो अंदर से काफ़ी गिल्ट महसूस करता है, क्योंकि वो अपनी मदर टंग बोलना जानता है लेकिन लिखना उसको नहीं आता है, और किसी न किसी तरीके से वो उसको एस्केप करता रहा। तो इस बात का उसको गिल्ट है कि उसने अपना प्रॉपर एक मेहनत नहीं करी अपनी मदर टंग को सीखने के लिए, तो उस बात का उसको गिल्ट महसूस होता है। दूसरा गिल्ट सामने आता है मिस्टर एम हेमल का, जो उनके फ्रेंच टीचर हैं, वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि
उन्होंने पर्टिकुलर अपना एक जो एफर्ट होता है वो स्टूडेंट्स को टीच करने में नहीं लगाया, और वो कई बार छुट्टी कर देते थे जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था। यू विल कम टू नो व्हेन यू विल रीड द टेक्स्ट के वो बताते हैं कि जब मुझे खुद फिशिंग के लिए जाना होता था मैं स्टूडेंट्स को छुट्टी दे देता था। कई बार मैं उनको अपने गार्डन्स में पानी देने के लिए भेज देता था, और वो एक अपना भी एक नज़रिया शेयर करते हैं कि कुछ गलती हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी है कि जो उनको काम करने के लिए यहाँ वहाँ भेजते हैं, जो उनकी एजुकेशन में पूरा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट थीम आती है सेपरेशन। चूँकि एम हैमल हैज़ अ स्पेशल अटैचमेंट विद द आल्जा टेरिटरी बिकॉज ही हैड बिन टीचिंग ओवर देयर फॉर 40 ईयर्स। तो जो व्यक्ति 40 साल से एक जगह रह रहा होता है उसको लगाव हो जाता है। तो सडनली जब उनको रिटायरमेंट, इस तरह से रिटायरमेंट मिलता है, तो दैट थिंग गिव्स हिम पेन एंड ही फील्स सम काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट कम्स द होप। एम हैमल होपफुल है आल्ज़ैक की फ्रीडम के बारे में। दो चीज़ों से इसको हम देख सकते हैं। व्हेन ही राइट्स द सेंटेंस विवला फ्रांस लॉन्ग लिव फ्रांस, तो दिस पर्टिकुलर फ्रेज सजेस्ट दैट he is hopeful about the future of the फ्रांस, कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो फ्रांस है वो इस अपनी लिबर्टी गेन करेगा, अपनी फ्रीडम गेन करेगा, और जो एक्टिविटीज़ जो चीज़ें हैं वो दोबारा रीइंस्टेट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है व्हेन ही एड्रेसेस द स्टूडेंट्स, व्हेन ही एड्रेसेस द स्टूडेंट्स like my children, this is the last lesson I shall give you. So this particular sentence, I shall give you, suggest that he in his heart somewhere he is hopeful that he might get a chance to teach French language again in Alsace territory if it gets its freedom or liberty from the German people. Next come the patriotism. बर्लिन से जब ऑर्डर आता है कि फ्रेंच लैंग्वेज को जर्मन लैंग्वेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो जो उनके अंदर का सोया हुआ पेट्रियटिज्म है लोगों के अंदर वो जाग जाता है, एंड सडनली दे फील इनसाइड देमसेल्व्स दिस इज देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड, टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट चीज़ आती है नेचुरल ग्रोथ एंड फ्रीडम। एक्चुअली ये नेचुरल ग्रोथ और जो फ्रीडम है ये फ्रांस का अपना पर्सपेक्टिव है जो वो स्टोरी के अंदर शेयर करता है। जब वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, सडनली जब उसको एक जुड़ाव महसूस होता है अपने कल्चर के साथ, अपनी भाषा के साथ, जब उसको एक जुड़ाव महसूस होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उसको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो उनमें से एक चीज़ ये नेचुरल ग्रोथ और फ्रीडम की है, जो एक यू कैन से इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, नॉर्मल थिंग यू कैन से। और ये चीज़ इस स्टोरी के अंदर हमें कहाँ पता लगती है, जब वो कहता है, जब वो ये देखता है, सुनता है कि बाहर आउटसाइड ऑफ द क्लास सम पिजन्स आर क्वीइंग, सो दिस थिंग्स नेचुरली कम्स इन माइंड, कैन दे मेक देम क्वीन जर्मन। वो कबूतरों के बारे में बात बोलता है कि क्या वो इन कबूतरों को जर्मन भाषा में कू करना सिखा सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस सजेस्ट कि जो नेचुरल ग्रोथ और फ्रीडम है वो स्पॉन्टेनियस है, उस पर अधिकार नहीं किया जा सकता, उसको रूल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट थिंग कम्स द कलोनियलिज्म। जब कोई कंट्री किसी दूसरी टेरिटरी पर हमला करती है और उसको युद्ध में हरा करके उसको जीत लेती है, उस पर अपना अधिकार जमा लेती है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज colonialism. The next thing comes importance of education. ये क्लियरली मेंशन है स्टोरी के अंदर, जब एम हैमल कहते हैं कि now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. तो यहाँ ये चीज़ परसेप्टिबल हो जाती है कि जब एम हैमल अपना कंसर्न जताते हैं कि आप लोगों को अपनी मातृभाषा सीखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपना एफर्ट लगाना चाहिए था, लेकिन आपने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने उसको हमेशा
नेगलेक्ट किया। दूसरी तरफ जो फ्रांस है, फ्रांस को भी इस चीज़ को लेकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, एंड ही थिंक्स इन हिमसेल्फ द लास्ट लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसको भी एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आती है कि खुद को एडुकेट करना, खुद को एक सिविलाइज्ड बनाना, चीज़ों को लर्न करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जाकर फ्रांस को समझ में आती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द कल्चरल लॉस। As all of us know that language is a part of one's culture, and it is one's duty to preserve through one's best effort. अब क्या होता है कि जब लोगों को इस चीज़ का पता चलता है या लोगों पर ये चीज़ जाहिर हो जाती है कि अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो कल्चर है, उस कल्चर से उनके बीच में एक दूरियां बन रही है। क्योंकि बेसिकली जो आल्साक के लोग थे वो फ्रेंच लोग थे, तो जैसे उन पर जर्मन्स का अधिकार हो जाता है तो जर्मन्स अपने कल्चर को वहाँ प्रोड्यूस करने के लिए जर्मन भाषा को उन पर थोप देते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से हमें समझ में आता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे कल्चर को छोड़ करके कोई दूसरा कल्चर हमारे पर प्रिवेल करता है, तो जो लॉस है कल्चर के साथ, जो हमारी डिस्कनेक्टिविटी है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें समझ में आती है। सो दिस वॉज द स्टोरी, द लास्ट लेसन, एंड थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपको इस स्टोरी के बारे में जो नोट्स वगैरह हैं उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी। वीडियो के एंड में जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने आउटलाइन तैयार की हुई है स्टोरी के रिगार्डिंग, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर फर्दर रेफरेंस। कुछ अगर डिफ़िकल्टी यदि आपको आती है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। एंड आई होप दोज नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर अपकमिंग प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।